तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका क्राइम टेस्ट शो में। मैं आपका दोस्त दानिश, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दुनिया में बहुत सारे ठग पैदा हुए, इन ठगों ने करोड़ों अरबों रुपए भी कमाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे ठग की कहानी है जिसकी उम्र इस वक्त करीब 70 साल है। कहते हैं कि उसने करीब 24 करोड़ डॉलर या फिर 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा की ठगी की है। अरबों रुपए में इंडियन करेंसी में देखा है तो ये रकम बैठेगी। लेकिन इस ठगी के मामले में जहां उसने सबसे ज्यादा ठगी की, उस ठगी के लिए वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। ये वो शख्स है जो ठगते ठगते अपने देश में पार्लियामेंट का एमपी भी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे कहते हैं। ये वो ठग है जो जब मुसीबत में होता है या किसी अदालत में पेश होता है तो बड़े बड़े एम्बेसडर होते हैं दुनिया के अलग अलग, या फिर अमेरिका जैसे देश में, तो वो देश के लोग एम्बेसडर उसके लिए पहुंचते थे। ये वो ठग है जो अपनी ठगी की रकम से लोगों की मदद भी करता था, जिसके लिए इसका नाम रॉबिन हुड ठग भी पड़ा था। अगर वो रास्ते से गुजरता था तो वो लोगों से पूछता था, कुछ लोग बेघर बैठे हुए थे उनसे पूछता था क्या परेशानी है, तो लोगों को वो घर तक खरीद के दे देता था। लोगों को चैरिटी भी करता था और बहुत सारी चैरिटी इस तरीके की वो करता था। ये कहानी शुरू होती है 1995 से। 1995 में दुबई इस्लामिक बैंक में एक शख्स पहुंचता है। इस शख्स का नाम था पांगा बावानी सीसो। प्यार से इसे लोग बाबा भी कहते थे और फंगा भी कहते थे। ये एक अफ्रीकी देश माली का रहने वाला था। दुबई पहुंचता है और दुबई पहुंचने के बाद इसने दुबई इस्लामिक बैंक में एक एप्लीकेशन देता है। उसे एक कार खरीदनी थी और उसके लिए लोन चाहिए था। कुछ लोन उसका अप्रूव भी हो जाता है क्योंकि शर्तें होती हैं दुबई में, वो उन शर्तों को पूरा कर देता है। जब लोन अप्रूव हो जाता है तो उस रोज वो बैंक जाता है और बैंक स्टाफ से मिलता है, सबको थैंक यू भी बोलता है और खास तौर पर बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है। दुबई इस्लामिक बैंक के जो बैंक मैनेजर होते हैं उनके पास पहुंचता है। उनका नाम होता है मोहम्मद अयूब। वहां जाके वो उनको थैंक्स बोलता है और उनसे कहता है कि मेरा आपने लोन अप्रूव करा दिया, मैं खुश हूं और इसके लिए मैं आपको एक दावत देना चाहता हूं। अगर आप घर पर तशरीफ लाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बैंक मैनेजर भी कहता है चलो, शरीफ आदमी है, सीधा साधा है, लोन पास हो जाए, खुशी में मेरे को दावत दे रहा है। उसके साथ ऐसा वाकया पहले भी कई बार पेश आ चुका है, तो उसे घर जाने में कोई बुराई नहीं थी, घर पहुंच जाता है। वो 1995 के दौर था। घर जाने के बाद अब दावत में शरीक होता है। थोड़ी देर के बाद अचानक जो बाबानी होता है वो अपना पैतरा चालू करता है उस बैंक मैनेजर के ऊपर। वो कहता है कि मुझे लोन की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लोन लिया है, मैं चाहता तो ये कार ऐसी ले सकता था जो मैंने जिस कार के लिए लोन लिया है। तो मैनेजर कहता है कैसे? तो बाबा नहीं कहता है कि एक्चुअली मेरे ऊपर एक शक्ति है, मैं काला जादू जानता हूं और मैं इस जादू के जरिए पैसों को दुगना कर सकता हूं। अब दुबई में या फिर इस्लामिक कंट्री में काला जादू तंत्र मंत्र ये सब चीजें बैंड होती हैं, ये मानी नहीं जाती मुस्लिम कंट्रियों में और इसके लिए सख्त सजा भी प्रावधान है मुस्लिम कंट्रियों में। तो पहले तो बैंक मैनेजर यूं हंसता है और कहता है कि सब चीज बकवास है, इन चीजों को नहीं मानते हैं। उसे शायद जिन जिन्नात और काला जादू होता है तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। बाबा नहीं कहता मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। तो अयूब कहता है अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम पास होगा, इसी बहाने इससे थोड़ी मजाक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद कमरे में अचानक धुआं फैलने लगता है। उसने अयूब से कहा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप मेरे को दे दो। अयूब की जेब में उसको जो भी चंद पैसे होते हैं वो उसके सामने रख देता है। बावानी कहता है कि आप इस पैसों से नहीं मत बताना, जो भी होगा आपके सामने होगा, ऐसा ना हो कि मैं आपके पैसे पीछे से ला के रख दूं। तो वो उसको देखता रहता है। अब वहां पर हुआ होता है, थोड़ा जैसे तंत्र मंत्र का माहौल बनता है और फिर अचानक अजीब से कहता है बागानी कि तुम्हारे पास जिन और जिन्नात का साया है और शायद तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारे पैसे तो आसानी से डबल हो सकते हैं। थोड़ी देर के बाद टेबल पर रखे पैसे वाकई में डबल हो जाते हैं। जितने भी उसने रखे थे उस वक्त वो सब पैसे डबल हो जाते हैं। अब क्योंकि अयूब लगातार इस पूरे प्रोसेस की देख रहा था और वो उसकी नजर लगी हुई थी, उसे लगा था कि इसमें किसी तरीके का फ्रॉड नहीं, मेरे साथ धोखा नहीं हुआ है, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है बैंक मैनेजर। वो सोचता है कि ऐसा करिश्मा है जो मेरे सामने हुआ है। अब तो फुटांगी बावानी बाबा होता है वो, तो मैनेजर उसका भक्त हो जाता है। उसके बाद फिर बावानी और कुछ नहीं करता, वो अपने घर के लिए भेज देता है बैंक मैनेजर को।
अब कुछ दिन बीतते हैं, बाबानी से फोन करता है, क्योंकि बाबानी का ट्रिक यही था कि उसे फोन नहीं करना है। बैंक मैनेजर का फोन उसके बाद खुद आ रहा था। अब मोहम्मद अय्यूब कई बार एक रोज फोन खुद जाता है बागानी के पास। वो कहता है मैंने जो देखा वो करिश्मा है, क्या आप मेरे और पैसे भी डबल कर सकते हैं? बागानी से बैंक मैनेजर कहता है। तो बागानी कहता है कि बिल्कुल जरूर करूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपने बैंक के पैसे देता हूँ, बैंक का प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, इसमें मेरी तरक्की भी होगी। तो उसने बाबानी का अकाउंट में रकम डालना शुरू कर दी बैंक मैनेजर ने। इसने चूंकि लोन लेने से पहले लोन की अकाउंट खोल रखा था बैंक में, तो बैंक के मैनेजर ने अय्यूब ने उसमें बैंक के पैसे डालना शुरू कर दिए। जो सबसे पहले डाला लगभग $1 लाख मान लीजिए आप, कि $1 लाख के आसपास उसने उसके अकाउंट में डाले थे। वो डबल हो जाते हैं पैसे। अब बैंक के अकाउंट में डबल होकर पैसे वापस भी आ जाते हैं। अब जो दुबई इस्लामिक बैंक है उसके पैसे उसने निकाल कर बिना किसी काम के 24 घंटे के अंदर डबल होकर वापसी आ गए उस बावानी के अकाउंट से। अय्यूब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अय्यूब कहता है ये तो चमत्कार हो गया। उसने फिर पैसे डाले, फिर डबल होकर वापसी आ जाते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब लालच बढ़ता है अय्यूब का, तो अय्यूब ने ज्यादा बड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी रकम डालना शुरू कर देता है। 95 से लेकर 98 तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद एक रोज 98 में अचानक ये होता है कि कुछ बड़ी रकम जो उसे डालनी थी सारे धीरे धीरे छोटी मोटी तो रकम आती रही, लेकिन फिर उसने बड़ी रकम का रिस्क लेना शुरू करा। तो अब उसने मोटी रकम डालना शुरू कर दी थी उसके अकाउंट में। सोचता था चिल्लर में क्या फायदा, मोटी रकम डालेंगे। 98 आते आते बावानी का अकाउंट में $24 करोड़ अय्यूब ने डाल चुका था। अब जब $24 करोड़ बैंक से निकल जाए तो बैंक को अचानक लगा कि पैसे गए कहाँ और इसका हुआ क्या है। जब ये बात ऊपर बैंक के ऊपर के होता के पास पहुंचती है, खजांची के पास पहुंचती है, तो ये खबर फिर आम होती है। अब वो पैसे कहाँ गए इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता, सिवाय मोहम्मद अय्यूब और उस बाबानी के अलावा। इन दोनों के अलावा बैंक का किसी को नहीं पता। अब जब अफवाह उड़ी तो लोग परेशान हुए, लोगों ने फिर भाग मचाई बैंक के पैसे निकालने के लिए। लेकिन बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट भी करना पड़ा कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और आप बिल्कुल भी माइंड ना करें। जब अफवाहें बढ़ी तो सरकार को भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा और फिर यूएई की गवर्नमेंट ने इस बैंक के मालिकान से उनका हिस्सा ले लिया और इस बैंक को खुद अपने अंडर में ले लिया यूएई की गवर्नमेंट ने। अब उधर वो हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि रियल कहानी चल क्या रही है, क्योंकि बैंक के पास अभी भी इतना पैसा मौजूद था कि सबका सब कुछ क्लियर हो सकता था। अब 98 में ये चीज़ें सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब इसी बीच में ये बावानी होता है, जब बैंक का इशू उठता है तो ये दुबई से गायब हो जाता है। इसने बैंक को लूटने के लिए दुबई की जरूरत भी नहीं थी वैसे भी, क्योंकि सारा जो खेल था वो ट्रांसफर के जरिए चल रहा था। अय्यूब पूरी तरीके से बावानी के झांसे में था और बीच बीच में अय्यूब को पैसे भी भेजता रहता था, जिससे अय्यूब को लगा कि हाँ मेरे साथ सच सही हो रहा है। अब वो वहाँ से निकलता और सीधे न्यूयॉर्क अमेरिका पहुँच जाता है। न्यूयॉर्क जाने के बाद इन पैसों को करना क्या है, क्योंकि पैसा बहुत था। तो पहले तो इसने सबसे पहले न्यूयॉर्क से वापसी अपने माली देश जाता है, यहाँ का रिहायशी था। अब वहाँ जाने का ये कहता है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपनी एयरलाइंस कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो इसने अपनी एयरलाइंस कंपनी खोली और उसके लिए बाकायदा इसके गांव का नाम था डाबना। तो इसने 125 सीडेल कंपनी के विमान खरीदे और साथ में 2 छोटे प्लेन खरीदा, साथ में 2 बोइंग 727 भी खरीदे। और खरीदने के बाद अपनी एयरलाइन कंपनी का नाम इसने रखा था एयर डाबिया। एयर डाबिया मतलब डाबिया उसके गांव का नाम था, इसने एयर डाबिया रखा था। अब एयरलाइन कंपनी चल जाती है, पैसे भी बेशुमार आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वापस न्यूयॉर्क जाता है, न्यूयॉर्क जाने के बाद इसने सिटी बैंक में अपना खाता खुलवाया। बहुत मशहूर बैंक है सिटी बैंक। जब सिटी बैंक में जब खाता खुलता है तो सिटी बैंक की मैनेजर होती है, लेडीज मैनेजर होती है, तो उससे इससे प्यार हो जाता है और उससे इसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सिटी बैंक का अकाउंट उसने वहाँ भेजा मोहम्मद अय्यूब के पास दुबई में। दुबई इस्लामिक बैंक होता है जो वहाँ भेजता है और उसने कहा कि अब तुम्हारी रकम डबल होगी और मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें आप पैसे भेज दीजिए। करीब $10 करोड़ उस अकाउंट में आए थे जो दुबई बैंक से भेजा गया था अय्यूब ने। उसने $5 करोड़ उस अपनी वाइफ को भी दे दिए। इसके बाद पैसे और आने शुरू हुए। अब इसने कहा कि यूएस के अंदर हेलीकॉप्टर खरीदे जाएं
और वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो अपने देश माली में एम्बुलेंस की तरह तरीके से करना चाहता था। वो चाहता था कि बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर हो, गाँव के बड़ी तादाद के लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठे, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो बड़े इलाके में, बड़े शहर में ले आने में आसानी होगी। लेकिन यही उससे गलती हो जाती है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर था यूएस का, ये काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर था। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर था कि इसमें आप एक तोप भी ले आ सकते हो, और इसे खरीदने के लिए बड़ी सारी शर्तें और नियम भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई दुश्मन वगैरह इस पर इस्तेमाल ना कर ले, उसे खरीद ना ले। जब इसने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की तो सामने वाली पार्टी को इस पर शक होता है। उन्होंने डील रोक दी। तब इसके लोगों ने उन्हें $30,000 रिश्वत के तौर पर देने की पेशकश की। जब रिश्वत की बात आई तो लोगों को लगता है कि ये तो गड़बड़ है। तशतीफ शुरू होती है तो पता लगता है बावानी खरीदना चाहता है, बावानी मालिक है। अब बावानी का जब पता चलता है तो बावानी उस वक्त स्विट्जरलैंड के वियना में होता है। इंटरपोल के रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि ये साजिश कर रहा है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, इसे गिरफ्तार किया जाए। तो इंटरपोल ने इसे वियना में अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद इसे न्यूयॉर्क लाया जाता है। न्यूयॉर्क लाने के बाद इस पर केस चलता है, अदालत में मुकदमा शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ ठगी और जो उसके काम थे उसका तो किसी को पता ही नहीं था। सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद का जुर्म कबूल कर ले तो इसका फायदा होगा। जब ये कोर्ट में पहुंचता है तो जज इसे देखकर खुद हैरान हो जाता है। अमेरिका के सीनेटर, कई देश के एम्बेसडर भी इस कोर्ट में पहुंचे हुए थे बावानी के केस के लिए। बाद में पता चला कि बावानी इन सब लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। एक तरीके से रॉबिन हुड वाली इसने इमेज बना रखी थी, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उन्हें तोहफे देना, कीमती चीजें देना। तो वो लोग भी वहां पर बैठे हुए थे कोर्ट में, जज भी हैरान था। इसके बाद अपने जुर्म कबूल कर लेता है कि इनने चॉपर इलीगल तरीके से खरीदने चाहे थे। तो न्यूयॉर्क के कोर्ट ने उसे 43 दिन की कैद का नोटिस दिया और $2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया उसके ऊपर। 43 डेज की जेल और $2.5 लाख का जुर्माना उसने दोनों भर भी दिया। और 43 दिन से पहले वो रिहाई भी हो जाता है। रिहाई के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद इसने न्यूयॉर्क में ही बहुत सारे लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट और महंगी महंगी चीजें देना शुरू कर दी। अब उसने फिर वहाँ लोगों में पैसे बांटने के बाद फिर मियामी वापसी जाता है। मियामी जाने के बाद वहाँ पर वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है। कहते हैं कि इसकी टोटल 27 बीवियाँ थी और न्यूयॉर्क और मियामी में इसके 27 घर ले रखे थे। मतलब जितनी बीवियाँ थी उतनी ने घर ले रखे थे, हर बीवी के लिए अलग अलग घर ले रखा था इसने। तो इस बात से अंदाजा ला सकते हैं इसके बाद कितनी बेशुमार दौलत रही होगी। और सबसे बड़ी बात ये थी 43 दिन की ऐसे न्यूयॉर्क में सजा हुई थी, $2.5 लाख का जुर्माना हुआ था। तो उस जुर्माने की रकम आप जान सकते हैं किसने भरी थी? मोहम्मद अय्यूब ने दुबई इस्लामिक बैंक से भरी थी, क्योंकि मोहम्मद अय्यूब को अभी तक पता नहीं था कि वो अभी भी लूट रहा है। उसे लगा था कि ये चॉपर खरीद रहा है, ये बिजनेस के सिलसिले में काम कर रहा है, उसे इसकी असलियत नहीं पता थी। उसे लगा कि चॉपर खरीद रहा है, एयरलाइंस कंपनी शुरू हो गई है और फिर अब पैसा डबल होगा। जुर्माने का पैसा भी वो बैंक दे रहा है जो बैंक ऑलरेडी उससे लूटा हुआ है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, बेशुमार पैसे होते हैं भवानी के पास। भवानी लोगों को लुटाता है, गिफ्ट भी देता है बहुत सारे। इस दौरान में इधर यूएई के अंदर मोहम्मद अय्यूब को थोड़ा सा शक होना शुरू होता है इस भवानी के अंदर कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूँ। उस मोहम्मद अय्यूब ने एक रोज पूरा राज एक दोस्त से उगल देता अपना, बताता है कि एक कस्टमर आया था भवानी और मैंने उसको ऐसे ऐसे वो डबल करने वाली स्कीम बताई और मैं उसके झांसे में फंस गया। और मैंने लगभग बैंक के जो उसने रिपोर्ट दी है उसमें कहता है कि मैंने लगभग कुल मिला के अब तक $24 करोड़, ये रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है कि मैंने अब तक भवानी को मैंने $24 करोड़ पैसे डबल करने के लिए रकम दे चुका हूँ। अब जब ये बात पता चली उसके दोस्त को तो उसका दोस्त ऊपर बात बता देता है। जब ऊपर ये बात पता चलती है तो यूएई में हंगामा मच जाता है। फिर इसको बुलाया जाता है मोहम्मद अय्यूब को। अय्यूब से पूछताछ होती है। अय्यूब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन जब वो बताता है कि मैं काला जादू के चक्कर में पड़ गया तो इसके बाद जो वहाँ का पुलिस होती है वो कहती है पहले से ले आके साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो वहाँ उसका इलाज चलता है। उसके 3 साल की कैद की सजा होती है यूएई के अंदर और साथ साथ उस पर 3 साल की कैद की सजा इस भवानी को वो हुई थी यूएई के अंदर। मतलब 3-3 साल की दोनों को सजा हुई थी यूएई में। अब जैसी बात भवानी को पता चलती है वो सीधे न्यूयॉर्क मियामी छोड़कर अपने देश अफ्रीका के देश माली पहुंच जाता है, जो अफ्रीका का देश होता है इसका, और अपने गांव डाबिया जाके वो रहने लगता है।
अब इसके पीछे वजह थी क्योंकि उसे पता था कि माली का किसी भी दुनिया के किसी भी देश के साथ ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी मतलब एक समझौता होता है कि एक कैदी को दूसरे देश के कैदी को आपस में अदल बदल किया जा सके। माली का किसी देश के साथ नहीं था, तो बेशक इंटरपोल ने उसके खिलाफ वारंट निकाल दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन माली से वो उसे वापसी नहीं ला सकते थे क्योंकि माली का किसी भी देश के साथ ट्रीटी नहीं था। इस बात का फायदा बबानी ने भी उठाया और फिर वो वहाँ पर चुनाव लड़ता है, वहाँ पर एमपी बनता है, 4 बार वो एमपी बनता है, वहाँ पर गरीबों को पैसे लुटाता है, ऐश की जिंदगी जीता है और इसी तरीके से 20 साल माली में ही गुजार देता है। 20 साल बाद इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 70 साल है और इस वक्त भी वो माली में ही है। उसका मन करता है कि वो दुनिया घूमे, इधर उधर जाए, फिर से अपनी कलाकारी दिखाए, ठगी की कलाकारी, लेकिन उसे पता है कि इंटरपोल ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल रखा है, वहाँ जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसीलिए वो माली में ही कैद रखा हुआ, अपने आप को माली से बाहर नहीं निकलता है। और बहुत सारे पैसे उसने लोगों में बांटे, बहुत सारे बिजनेस भी उसने शुरू किए, लेकिन इस 24 करोड़ डॉलर की जो ने धांधली करी थी, हेर फेर ठगी की थी उसने दुबई के सबसे शानदार बैंक इस्लामिक बैंक दुबई में, उसके लिए एक दिन भी जेल में नहीं गया था। अपनी जिंदगी में जेल सिर्फ एक बार गया था, वो भी 43 डेज के लिए अमेरिका में, वो भी किसी ठगी के लिए नहीं, चौपर खरीदने के लिए अमेरिका में, और वो 43 दिन को पूरी तरीके से जेल में नहीं रुका था, उससे पहले वो बाहर आ गया था। और $2.5 लाख का जुर्माना भी उसने भर दिया था, डॉलर का जुर्माना भी वो इस्लामिक बैंक दुबई ने भरा था। तो पैसे तो खैर आज तक नहीं मिले दुबई बैंक को। अब कहते हैं कि धीरे धीरे जो बवानी है उसके पैसे सब खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब भी उसके पास इतनी मोटी रकम मौजूद है कि वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है और डाबिया गांव में वो ऐसे जी भी रहा है। हर चीज़ की सहूलियत है उसे, आज भी उसके बड़े लोगों के साथ संबंध है, ताल्लुक है, लेकिन उसकी एक ही इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो ये है कि वो डाबिया से बाहर निकल कर घूमना चाहता है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के देशों को। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि अब उम्र भी 70 साल हो गई है, कहाँ इस वक्त घूमने निकलूंगा तो इंटरपोल की पुलिस पकड़ लेगी। इससे बेहतर ये है कि अपने घर पे ही रहो, क्योंकि वारंट आ चुका है, अगर बाहर निकलेगा तो वारंट आ जाएगा, वारंट आ चुका है तो पकड़ लिया जाएगा। तो ये वो ठग है कि जिसने 24 करोड़ तो लिखे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो 35 से 40 करोड़ डॉलर की ठगी की है उसने अपनी पूरी जिंदगी में अलग अलग तरीके से। और ठगी के साथ साथ उसने एक इमेज बनाई अपनी रॉबिन हुड की, मतलब गरीबों में बांटना, 4 बार एमपी भी बना अपने शहर का, और वहाँ पर काफ़ी उनने डोनेट भी करा लोगों के लिए, उनने बहुत सारी चीज़ें करी। अपने गांव के लिए स्पेशली चॉपर खरीदना चाहता था सिर्फ इमरजेंसी के लिए। आज 70 साल की उम्र में वो अपने गांव में बेखौफ जी रहा है क्योंकि कानून उसका कुछ नहीं कर सकता और माली में उसके खिलाफ कोई जुर्म ऐसा है नहीं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।